नमस्कार प्यारे बच्चों, गणित की कक्षा में आज एक बार फिर से आपका हार्दिक स्वागत है। बच्चों, पिछली कक्षा में हमने त्रिभुजों के विषय में बहुत सारी बातें सीखी थी और आपको इसे याद भी होगा, आपने गृह कार्य में उसे किया भी होगा। हमने पिछली कक्षा में सीखा था कि त्रिभुज क्या होते हैं, त्रिभुज के अवयव कौन कौन से होते हैं और त्रिभुजों में हमने सर्वांग समता के विषय में जाना था कि जब एक आकृति दूसरी आकृति को पूर्णतः ढक लेती है तब हम उस आकृति को कहते हैं सर्वांगसम आकृति। सर्वांगसम आकृतियां कहलाती हैं जो एक दूसरे के ऊपर रखने पर एक दूसरे को पूर्णतः ढक लेती हैं। और हमने दो सर्वांग समता के जो नियम हैं उनके विषय में भी चर्चा की थी और त्रिभुजों की रचना करना भी उन नियमों के हिसाब से हमने सीखा था। तो जैसे मैं आपको एक बार इनका अभ्यास करा देती हूं कि यदि जो त्रिभुज है उसकी एक त्रिभुज की तीन भुजाएं, ये पहली भुजा, पहली दूसरे त्रिभुज की, एक देखिए त्रिभुज है, इस त्रिभुज का नाम है त्रिभुज ए बी सी और इस त्रिभुज का नाम है त्रिभुज पी क्यू आर। तो जब इस त्रिभुज की एक भुजा, कौन सी भुजा, बीसी, जब बीसी बराबर हो गई है क्यू आर के, ये देखिए एक एक निशान डाला हुआ है, इसके लिए एक एक टिक का निशान है। इसी प्रकार से जो दूसरी भुजा है वो कौन सी है, एसी, एसी बराबर है आपकी पी आर के लिए, एसी पी आर के बराबर है। और तीसरी है हमारी एबी, एबी हमारी पी क्यू के बराबर है। तो तीन भुजाएं, पहले त्रिभुज की भुजा, पहली भुजा, पहली भुजा, दूसरे त्रिभुज की भुजा, ये पहले त्रिभुज की भुजाएं हैं, ये दूसरे त्रिभुज की भुजाएं हैं। तो जब तीनों भुजाएं आपस में बराबर हो एक त्रिभुज की दूसरे त्रिभुज के, तब हम कहते हैं कि ये त्रिभुज एबीसी जो है वो त्रिभुज पी क्यू आर के सर्वांग सम है। और हमने आपको इसके लिए एक चिन्ह बताया था, ये सर्वांग समता का चिन्ह है। तो त्रिभुज एबीसी सर्वांग सम है त्रिभुज पी क्यू आर के। हम इसे लिखेंगे और कौन से नियम से, ये भी लिखेंगे, कौन सा नियम, एस एस एस, यानी कि साइड साइड साइड, अर्थात भुजा 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 सर्वांग समता नियम। तो ये आपको अच्छी तरह से ध्यान रखना है। अब यहां हम इसे दोबारा से आपको समझाते हैं कि इसमें अगला भाग कौन सा है। तो इसमें जो हमारा अगला भाग है, यहां पर जो हमने बता ही दिया है आपको कि त्रिभुज एबीसी पी क्यू आर के सर्वांग सम होगा, ये सर्वांग समता का चिन्ह है। अब दूसरा जो नियम बताया था, दूसरा नियम हमने बताया था कि जब दो संगत भुजाएं, एक त्रिभुज की दो संगत भुजाएं और उनके बीच का कोण, ये देखिए ये दो संगत भुजाएं हैं और ये उनके बीच का कोण है। और जब एक त्रिभुज की दो संगत भुजाएं और उनके बीच का कोण दूसरे त्रिभुज के संगत भुजाओं और उनके बीच के कोण के बराबर हो जाए, तब हम कहते हैं कि ये दोनों त्रिभुज भी क्या हैं, सर्वांग सम है। और इसके लिए कौन सा नियम होगा, अब यहां भुजा 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 नियम तो नहीं होगा क्योंकि दो भुजाएं बराबर है, लेकिन यहां पर एक कोण बराबर है, तीसरी भुजा का हमें दिया नहीं गया है। जो हमें कंडीशन दी जाएगी हम उसी पर ही अपनी सर्वांग समता की चर्चा करेंगे। तो यहां पर हमने जाना कि यदि दो संगत भुजाएं और बीच का कोण यदि बराबर है तब हम इसे कहते हैं, ये देखिए दो साइड हो गई और ये बीच में एंगल हो गया, तो इस सर्वांग समता का नाम हो गया एस ए एस, सर्वांग समता, यानी भुजा कोण भुजा, एस फॉर साइड, ए फॉर एंगल, एस फॉर अगेन साइड, यानी कि भुजा कोण भुजा सर्वांग समता नियम से दोनों त्रिभुज क्या हो जाएंगे बच्चों, ये हो जाएंगे हमारे सर्वांग सम। तो सर्वांग समता को आपको इस प्रकार से फिर लिखकर भी दिखाना है और नियम भी लिखना है, एस ए एस सर्वांग समता नियम। तो चलिए बच्चों, अब हम एक और सर्वांग समता के नियम की बात करते हैं। आज हम सीखेंगे एंगल साइड एंगल, यानी भुजा कोण भुजा नियम की। तो इसमें एक त्रिभुज की रचना करनी है हमें, एक बार ध्यान दें इस पर कि हमें यहां त्रिभुज की रचना करनी है। कौन सा त्रिभुज है, ई एफ जी, त्रिभुज ई एफ जी की हमें रचना करनी है। और इसके अंदर हमें बच्चों क्या दिया हुआ है, एफ जी दिया हुआ है 8 सेंटीमीटर, कोण एफ दिया है 55, कोण जी दिया है 45 डिग्री, यानी दो कोण दिए हैं, एक भुजा दी है।
तो जैसे कि आप वीडियो में देख रहे हैं, सबसे पहले हमने एफजी भुजा जो है उसे खींच लिया। एफजी भुजा कितनी है? 8 सेंटीमीटर। उसके बाद आपने कोण एफ पर कितना कोण बनाया? 55 डिग्री चांदे की सहायता से। और जी पर कितना कोण बनाया बच्चों? 45 डिग्री। ये देखिए, एफ पर बनाया है 55 डिग्री और जी पर बनाया है 45 डिग्री चांदे की सहायता से। फिर आप पेंसिल से जहां पर भी दोनों रेखाएं कट रही हैं, किरणें कट रही हैं, उस बिंदु को आप मार्क कर लीजिए और फिर कोणों को भी आप मार्क कर लीजिए। ये जो आपको मिला है, ये क्या मिल गया आपको? एक त्रिभुज EFG, जिसकी की भुजा जो FG है वो है आपकी 8 सेंटीमीटर और 2 कोण इसके अंदर आपको दिए हुए हैं, जैसे कि आप देख पा रहे हैं। तो यहाँ पे पहले क्या किया आपने? पहले एक FG करके भुजा खींची थी, देखिए 8 सेंटीमीटर की। यहाँ पे आपने चांदा रखा और चांदे की सहायता से आपने यहाँ 55 डिग्री का कोण बनाया और इसके बाद जी पर आपने 45 डिग्री का कोण बनाया और इन दोनों किरणों ने एक दूसरे को काटा जिस बिंदु पर, उस बिंदु को हमने नाम दे दिया है E। और यही आपका EFG आपका क्या है? अभीष्ट त्रिभुज है। अब इसके बाद आपको रचना के पद लिखने हैं। तो रचना के पद लिखना भूलना नहीं है। तो प्रश्न आपको दिया है, एक त्रिभुज EFG की रचना कीजिए। ये बिंदु पहले आ रहा है, इसे अभी नेग्लेक्ट करें। रचना कीजिए जिसमें FG बराबर 8 है, F बराबर 55 है और G बराबर 45 डिग्री है। तो देखिए, अभी हमने आपको सिखाया बिल्कुल उस तरीके से रचना आपको करनी है खाली वाले पन्ने पर। खाली पन्ने पर आपको रचना करनी है इस प्रकार से और उसके बाद रचना के पद लिखने हैं। जैसे जैसे आपने रचना की उसी प्रकार से आपको उसी क्रम में रचना के पदों को भी लिखना है। जैसे सबसे पहले आपने रेखाखंड खींचा था, तो सर्वप्रथम हमने एक रेखाखंड FG बराबर 8 सेंटीमीटर खींचा। अब बिंदु F पर चांदे की सहायता से 55 का कोण बनाते हुए एक किरण खींची। अब बिंदु G पर चांदे की सहायता से 55 का कोण बनाते हुए, यहां पर गलत आ गया है, G पर 55 का नहीं बनाया, कितना बनाया है? यहां बनाया है 45 का कोण बनाते हुए एक किरण खींची, जिसने पहली वाली किरण को, ये वाली, ये पहली किरण है और इस किरण को इसने बिंदु किस पर काटा? बिंदु E पर काटा और यही त्रिभुज EFG हमारा अभीष्ट त्रिभुज है। इस प्रकार से बच्चों हमें रचना के पद लिखने होते हैं। तो अब यहां पर आपको एक गतिविधि करनी है। क्या करना है कि एक त्रिभुज PQR की रचना आपको और करनी है, ठीक है? ऐसा ही जैसे इसका नाम है क्या है? EFG। तो EFG की तरह ही पहले एक आपको त्रिभुज बनाना है PQR। त्रिभुज PQR कैसे बनाएंगे? उसमें PQ भुजा को आप ले लीजिएगा किसके बराबर? यहां पर ले लीजिएगा 8 सेंटीमीटर और कोण P पर बनाइएगा 55 डिग्री का कोण, यहां बनाइएगा 55 का कोण और इसके बाद Q पर बनाइएगा आप 45 डिग्री का कोण और जहां पर न कटान बिंदु आएगा इसे नाम दीजिएगा आप R। तो ये त्रिभुज PQR की एक और रचना आपको करनी है। हाँ, यहां पर हमने दिया है QR, तो आप इसका नाम बदल लीजिए। यहां पर हम इसका नाम बदल देते हैं। तो ये देखिए, इसका नाम, क्योंकि QR हमने बोला है, प्रश्न में बोला हुआ है QR बराबर 8, तो QR ले लीजिए। कोण Q 55 है, कोण R 45 है और जहां कटेगा वो बिंदु होगा बिंदु P। तो ऐसी ही आपको एक मतलब गतिविधि में आपको इस प्रकार से त्रिभुज बनाना है। उसके बाद आप क्या करेंगे? दोनों त्रिभुजों को काट लेंगे और एक दूसरे पर रखकर देखेंगे, तब हम पाएंगे कि दोनों त्रिभुज एक दूसरे के सर्वांग सम हैं। यानी कि जब आप इस PQR को और EFG को काट कर एक दूसरे के ऊपर रखेंगे, या एक को ही काट लीजिएगा, इसे इसके ऊपर लेकर रखिएगा, तब आप पाएंगे कि दोनों त्रिभुज एक दूसरे को ढक लेंगे। और ढक लेने का मतलब क्या होता है कि ये कैसे होंगे? सर्वांग सम होंगे। इसका अर्थ ये हुआ कि कौन सी सर्वांग समता आ गई बच्चों? यहां पर 2 कोण दिए हैं और उनके बीच की भुजा दी है, 2 कोण ASA। तो आप ये देखेंगे कि जब आपको F और G दिया है तो उनके बीच की ही भुजा है, कोई अन्य भुजा नहीं दी गई। यदि अन्य भुजा दी जाएगी तब उसका जो करने का तरीका होगा वो अलग होगा, तब आपको तीसरा वाला कोण भी निकालना होगा, लेकिन अभी आपको इस प्रकार से करना है। तो अभी देखिए, बहुत सिंपल सवाल था। त्रिभुज EFG की आपने रचना की, मैं इसको यहां पर मिटा देती हूं। तो अभी आपने क्या किया है? त्रिभुज EFG
की आपने रचना की यहाँ पर, ये देखिए, और उसके बाद आपने एक त्रिभुज PQR और बनाया, ये है त्रिभुज PQR, और उसे काट कर आपने इसके ऊपर रखा, और रखने के बाद आपने क्या पाया? आपने पाया कि दोनों त्रिभुज कैसे होंगे? सर्वांग सम, यानी कि एक नई सर्वांग समता आपको प्राप्त हो गई है, ASA। कौन सी? ये A को बोलते हैं कोण, S को बोलते हैं भुजा, और A को बोलते हैं कोण। तो ये कौन सा नियम है? कोण भुजा कोण नियम से ये सर्वांग समता हमारी सिद्ध हो जाती है। तो यहां पर इस नियम को और कैसे हम इलेबोरेट करके बता सकते हैं आपको, तो देखिए इसको। यदि एक त्रिभुज के दो कोण और एक भुजा, कौन सी भुजा? उनके बीच की भुजा, उनके बीच की भुजा दूसरे त्रिभुज के दो कोण और संगत भुजा के समान हो, तब दोनों त्रिभुज सर्वांग सम होते हैं। जैसे ये दोनों त्रिभुज हैं, तो ये दो कोण हैं और इनके बीच की ही भुजा है, और ये त्रिभुज PQR है, तो ये दो कोण के बीच की ही भुजा है, और ये दोनों आपस में कैसे होंगे? सर्वांग सम, क्योंकि ये बराबर दिए हैं। ये पिंक कलर दिखा रहा है कि बराबर है, ग्रीन कलर दिखा रहा है कि दो कोण बराबर हैं, और ये भुजा इस भुजा के क्या है बच्चों? बराबर है। इसलिए ये दोनों त्रिभुज कैसे होंगे? सर्वांग सम होंगे। इसी को कहते हैं कोण भुजा कोण सर्वांग समता। शॉर्ट में कोण भुजा कोण को इस प्रकार लिख लीजिए, या फिर लिख लीजिए ASA सर्वांग समता। और इन त्रिभुजों को कैसे लिखेंगे? अब हम त्रिभुजों की सर्वांग समता कैसे लिखेंगे? ऐसे लिखेंगे जैसे हम लिखते आए हैं, त्रिभुज ABC सर्वांग सम है त्रिभुज PQR के किस नियम से? ASA यानी कोण भुजा कोण नियम से। ये हमारे सर्वांग सम कहलाएंगे। अब बच्चों, आपको यहां पर अनेक त्रिभुज मैं यहां दे रही हूं। अब यहां त्रिभुज दे दिए हैं और आपको कुछ ऑप्शंस दे दिए हैं। तो अब आपको यह बताना है कौन सा त्रिभुज किस त्रिभुज के सर्वांग सम है। तो आपको अच्छी तरह बहुत ध्यान से इसको देखते हुए करना है। आपकी बुक में जो अभ्यास है, इस एक्सरसाइज जो टॉपिक हम करा रहे हैं, इसमें पहला ही प्रश्न आपको इस प्रकार का दिया हुआ है। तो आपको ये पहचानने हैं कौन सा त्रिभुज किस त्रिभुज के सर्वांग सम है। तो जैसे आप देख पा रहे हैं, यहां त्रिभुज LMN की बात हो रही है। तो कोण M को हमने पिंक कलर से दिखाया है, N को हमने ग्रीन कलर से दिखाया है, और भुजा है इनके बीच की कौन सी? 6.3। ठीक है बच्चों। अब देखिए, अब यहां पर ये N है और ये G है, और ये बीच की भुजा 6.3 ही है, और ये भी पिंक कलर से दिखा रही है। ठीक है। तो अब इसे लिखेंगे कैसे? हमने आपको बताया था कि संगत शीर्षों को ही लिखना होता है सर्वांग समता में। संगत शीर्ष, बच्चों इसको ध्यान से समझिए। जैसे अब ये MN भुजा है, तो MN भुजा आप देख रहे हैं GH के बराबर है। जो ये MN भुजा है वो GH के बराबर तो है, लेकिन अब इसे कोणों की बात करिए। जो जैसे इसे मिटा देती हूं मैं, ताकि आपको कलर यहां पर अच्छे से दिखाई दे। तो अभी देखिए, जो ये आपका मैंने बताया कि GH जो है वो आपकी MN के बराबर है, लेकिन कोण N बराबर है कोण G के। कोण N G के बराबर है, ना कि M के, है ना। और कोण M आपका H के बराबर है। तो आपको इसे इस प्रकार से लिखना होगा कि MN बराबर हुआ HG। तो जो त्रिभुज होगा आप इसे लिखेंगे त्रिभुज के रूप में। कैसे लिखेंगे? त्रिभुज LMN सर्वांग सम है त्रिभुज, अगर इन दोनों की बात कर रहे हैं तो KHG। यदि आपने इसे KGH लिख दिया तो बच्चों ये आपका गलत हो जाएगा। तो इस प्रकार से आपको इसे नहीं लिखना है। तो इन दोनों में से कौन सा आ रहा है बच्चों सही? ये वाला हमारा ऑप्शन सही है। त्रिभुज LMN सर्वांग सम है त्रिभुज KHG के, बिल्कुल सही। चलिए और बात करते हैं, इनको मैं मिटा देती हूं। अब इसके बाद और चर्चा करते हैं हम लोग। अब यहां देखिए, ये जो आपका यहां ग्रीन कलर है, यहां पिंक कलर है, और ये बीच की ही भुजा दी हुई है, बीच की ही भुजा है कोणों की। तो यहां पर ग्रीन के सापेक्ष ही लिखिएगा। तो यदि त्रिभुज LMN लिख रहे हैं तो ये सर्वांग सम होगा किसके? त्रिभुज CBA के। किसके होगा? CBA के, जो कि यहां लिखा हुआ है। तो ये आपका ऑप्शन करेक्ट होगा। अगर मैं इन दोनों की बात करूं, अब आप इनकी बात करिएगा, तो यहां पर ये दो कोण तो हमें दिए हैं, लेकिन इनके बीच की भुजा नहीं दी गई, हमें अन्य भुजा दी गई है।
इसलिए ये त्रिभुज आपस में सर्वांग सम नहीं होंगे। तो ये त्रिभुज इन तीनों के ही सर्वांग सम नहीं होगा, नहीं होगा, ये सर्वांग सम इन सब में नहीं आएगा। ठीक है बच्चों, और सर्वांग सम ये तीनों आपस में सर्वांग सम है और इस प्रकार से आप इन्हें लिख सकते हैं और फिर आपस में ये दोनों भी सर्वांग सम हो जाएंगे, क्योंकि दो अगर सर्वांग सम त्रिभुज है तो वो जिसके भी सर्वांग सम है वो आपस में भी सर्वांग सम कहलाएंगे। तो इस प्रकार से आप इन रिजल्ट्स को लिख सकते हैं। आशा है आपको यह समझ में आ गया होगा कि दो कोण और उनके बीच की ही भुजा होनी चाहिए। तो अब यहां पर बच्चों एक सवाल दिया गया है, एक चित्र आपने देखा, स्लाइड पर आया। तो इस चित्र में जो एडी है, एडी कोण ए की अर्धक है, ये कोण ए है, इसकी अर्धक यानी कि ये दोनों कोण बराबर हैं, ये पहला ये दूसरा, ये दो कोण बराबर हैं। अर्धक का मतलब है आधा आधा बांट दिया। और एडी बीसी पर लंब है, ये जो एडी है लंब है, लंब का मतलब होता है 90 डिग्री कोण बना रहा है दोनों तरफ। तो ये कहना चाह रहा है क्या त्रिभुज एडीबी एडीसी के बराबर होगा? प्रश्न है कि अब बताइए, दो त्रिभुज बांट दिया, ये पहला त्रिभुज ये दूसरा, क्या ये दोनों आपस में सर्वांग सम है? और क्या ये कहना सही होगा कि बीडी भी बराबर होगा डीसी के? तो हम इसे अब इसका हल देख लेते हैं एक बार। तो पहले तो आप यहां लिख लेंगे कि देखिए कोण बीएडी कोण सीएडी, यहां पर मैंने 1 2 लिखा हुआ है, आप चाहें तो इसकी जगह पे यहां पे कोण 1 बराबर कोण 2 भी लिख सकते हैं। ये आपके लिए ऑप्शनल है, आप चाहे पूरा नाम लिखिए चाहे 1 2 लेकर नाम लिख लीजिए, क्योंकि ये इसका अर्धक है तो ये बराबर ही होंगे। दूसरा, ये दोनों कोणों की बात करें, ये दोनों लंब है तो 90 डिग्री होंगे। समझ आया बच्चों? ये तो आपको दिया गया था अर्धक है, इसलिए 1 और 2 बराबर है और ये दोनों 90 डिग्री करके बराबर है। तो यहां पर आप देख रहे हैं कि ये 1 और 2 बराबर और ये दोनों कोण आपस में बराबर 90 डिग्री प्रत्येक। अब देखिए त्रिभुज एडीबी और त्रिभुज एडीसी में, ये एडीबी और एडीसी में, तो पहले कोण बीएडी सीएडी के बराबर, यानी आप कोण 1 बराबर कोण 2 भी आप कर सकते हैं, ये तो दिया ही गया है, ये दिया गया है। कोण बीडीए सीडीए ये 90 के बराबर है, दो कोण बराबर हो गए। अब आपके ये दो कोण देखिए, ये पहला ये दूसरा, और इनके बीच की भुजा, ये बीच की भुजा है, ये बीच की जो भुजा है वो अपने आप के बराबर होगी, एडी बराबर एडी, एडी बराबर डीए। तो इसका अर्थ क्या हुआ बच्चों? क्योंकि ये कॉमन भुजा है दोनों त्रिभुजों में, इसमें भी है और इसमें भी है, तो कोण भुजा कोण सर्वांग समता यहां पर नियम लग रहा है, कोण भुजा कोण। तो कोण भुजा कोण यानी कि एएसए सर्वांग समता नियम से ये दोनों त्रिभुज बराबर हैं। बराबर यानी सर्वांग सम है। सर्वांग सम को आप बराबर भी कह सकते हैं वैसे, क्योंकि एक दूसरे को ढक लेते हैं तो एक दूसरे के बराबर ही तो हुए, और प्रत्येक भाग सर्वांग सम त्रिभुज का दूसरे त्रिभुज के जो सर्वांग सम है, दोनों त्रिभुज यदि सर्वांग सम है तो उनके प्रत्येक भाग बराबर होगा। तो जैसे अभी हमने कहा ये दोनों भाग यदि सर्वांग सम है तो बीडी डीसी के बराबर होगा, क्योंकि ये वाला भाग इसको पूरी तरह से ढक लेगा, इसलिए यह सर्वांग सम होगा। आप इसे लिख सकते हैं, सर्वांग सम त्रिभुजों के संगत भाग समान होते हैं, इसलिए बीडी बराबर डीसी। इस प्रकार से बच्चों आपको सवालों को सिद्ध भी करना है। तो आशा है समझ में आ गया होगा। अब यहां हम सीख रहे हैं एक और सर्वांग समता, कर्ण और भुजा यदि ज्ञात हो, कौन से त्रिभुज में? समकोण त्रिभुज में, तब रचना कैसे करें। तो यहां प्रश्न दिया है, देखिए बीसी है 6, एसी है 10, एसी कर्ण, बी है 90 डिग्री। तो पहले तो आप बीसी को बना लीजिए। देखिए पहले तो आपने बीसी भुजा को बना लिया और बी पर बना लिया 90 डिग्री कोण। उसके बाद सी से आपने एसी बराबर 10 के प्रकार खोलकर चाप लगा दी और उसे मिला दिया, और ये आपका त्रिभुज बनकर तैयार हो गया। चलिए एक बार फिर से हम इसकी रचना को और अच्छी तरह देख लेते हैं। जैसे आप देख रहे होंगे कि त्रिभुज एबीसी बनाना था, बीसी 6 दिया है, ये बीसी यदि मैं बना लूं, बीसी 6 दिया है, बी दिया है 90 डिग्री का कोण, है ना बच्चों, और इसके बाद ये एसी। अब यहां पर जो सी से फिर आपको चाप लगानी पड़ेगी, कितने सेंटीमीटर की? 6 सेंटीमीटर की। तो आपको यहां एक बिंदु प्राप्त हो जाएगा, तब इसका नाम आप देंगे ए। तो यही तो हुआ समकोण त्रिभुज की रचना। एक बार फिर से हम इसकी रचना को देखेंगे।
कि हमने इसकी रचना कैसे करी। तो समकोण त्रिभुज एबीसी की रचना करना, जबकि भुजा बीसी दी हुई है 6 सेंटीमीटर। तो सबसे पहले आपने बी और सी बिंदु लेकर पटरी की सहायता से यानी अपने स्केल की हेल्प से आपने 6 सेंटीमीटर की एक भुजा खींची। इसके बाद आपने बी पर 90 डिग्री का कोण बनाया। यदि आपको प्रकार से 90 डिग्री आता है तो प्रकार से बनाइएगा, वरना चांदे से बना लीजिए। उसके बाद सी से जो कर्ण है एसी 10 सेंटीमीटर, उसके बराबर आपने चाप लगाई और इसको मिला दिया, जो बिंदु प्राप्त हुआ। यही आपका अभीष्ट समकोण त्रिभुज है। आशा है कि ये आपको समझ में आ गया होगा। तो अभी यहां पर इसकी रचना के पद भी लिखने हैं। फिर अब रचना के पद हमने आपको बता दिए हैं किस प्रकार से लिखने होते हैं। खाली पन्ने पर आपको त्रिभुज बनाना होता है और उसके बाद रचना के पद आपको यहां लिखने होते हैं, जैसे जैसे आपने किया। तो अभी हमने कई बार बोलकर बता दिया है, आपको रचना के पद इस प्रकार से लिख लेने हैं। तो ये आपको ध्यान रखना है। अब यहां पर एक समकोण त्रिभुज की रचना और है, देखिए। तो प्रश्न वही है कि BC 6 है, AC 10 है, B 90 है। तो वही करा पहले हमने। तो यहां पर अच्छा, यहां पर AB ले लिया है हमने, तो यहां पर इस BC को आप हटा दीजिएगा, AB ले लीजिएगा यहां पर, ठीक है। अब ये समकोण त्रिभुज हम लोग यहां पर बना रहे हैं। ये आपका एक त्रिभुज तो बन गया, ठीक है। इसके बाद इस प्रश्न में एक चीज और आगे से दी हुई है, क्या अब आपको त्रिभुज XYZ और बनाना है। XY यहां पर 6 है, आपने यहां पर बच्चों AB को 6 लिया है, तो AB को यहां 6 कर लीजिएगा प्रश्न में। अब आपने देखिए XY को 6 लेकर एक और समकोण त्रिभुज बनाया, बिल्कुल वैसे ही, ठीक है। कोण Y यहां पर आपको 60 दिया था, कोण X आपको 90 दिया था, ठीक है। कोण X 90 और कोण Y पे बनाया 60, और दोनों किरणों ने जहां काटा वो आपने बिंदु ले लिया Z। तो ये आपकी जो रचना है वो हो गई त्रिभुज XYZ। तो ये हमारे अभीष्ट त्रिभुज जो हमें बोले गए थे कि आपको ये बनाने हैं, आपने बना लिए, ठीक है। अच्छा, किया क्या है इस प्रश्न में, ध्यान से देखिएगा। एक त्रिभुज में बनाया है हमने समद्विबाहु समकोण, यानी कि दो बराबर भुजाएं हैं। तो पहले आपने AB खींची, उसके बाद देखिए क्या किया, यहां देखिए AB आपने बनाया पहले 6 सेंटीमीटर, उसके बाद इस पर 90 डिग्री का कोण बनाया क्योंकि दिया हुआ था। फिर आपने 6 की ही चाप लगाई, ये कर्ण नहीं दिया इसके अंदर, ये AC दूसरी भुजा है, ये AC दूसरी भुजा है। फिर आपने B को C से मिला दिया, तो एक समकोण त्रिभुज तो ये बन गया आपका, ठीक है बच्चों। और दूसरा आपने एक यहां पर भुजा खींची, इसका नाम दिया आपने XY, और ये भी 6 है। इसके बाद आपने 90 डिग्री बनाया और यहां पर आपने 60 का कोण 45 का कोण बनाया। तो अब ये पूछ रहा है, दो त्रिभुज आपके सामने ही हैं, अब ये आपसे पूछ रहा है कि बताइए क्या ये दोनों सर्वांग सम हैं। अगला प्रश्न यही है, क्या ये दोनों त्रिभुज सर्वांग सम हैं, ये बताइए। तो चलिए इसे करके देखते हैं। आपको क्या करना है, पहले दोनों त्रिभुज बना लेने हैं, बना लिए। अब इसके बाद एक को आप काटिएगा और इसके ऊपर इसे रखिएगा। देखिए जैसे मैंने XYZ को काटा और ABC के ऊपर रखा। दोबारा देख लीजिए एक बार इसे, कि हमने XYZ को काटकर ABC के ऊपर रखा है, काटकर, है ना। तो इससे क्या हुआ, सभी भागों ने ढक लिया है एक दूसरे को, यानी कि जो XZ है वो तो आ गया AC के बराबर, जो AB है वो आ गया है XY के बराबर, या एक तरफ इसी की भुजा ले लीजिए, XY के बराबर आ गया है AB। इसे हम मिटा देते हैं। तो ये आ गया बच्चों। और तीसरी जो भुजा है वो जो कौन सी है, BC आपकी आ गई है YZ के बराबर। तो दोनों त्रिभुज आपके भुजा से कह लीजिए, कैसे भी कह लीजिए, एक दूसरे को ढक रहे हैं, इसलिए दोनों त्रिभुज कैसे हैं बच्चों, सर्वांग सम है। अब यहां पर ये सर्वांग समता कौन सी आई है, समकोण त्रिभुज की सर्वांग समता, कि जब एक त्रिभुज का कर्ण और एक भुजा दूसरे त्रिभुज के कर्ण और एक भुजा के बराबर हो तब ये सर्वांग सम होते हैं। देखिए ये कर्ण है, क्योंकि 90 डिग्री के सामने वाली भुजा कर्ण कहलाती है,
90 डिग्री के सामने वाली भुजा कर्ण कहलाती है। तो जब कर्ण बराबर है और कोई भी एक भुजा बराबर है और त्रिभुज दिया गया है आपको दोनों ही समकोण, तब ये समकोण कर्ण भुजा यानी RHS सर्वांग समता कहलाती है। राइट हाइपोटेनस या राइट हाइपोटेन्यूज साइड सर्वांग समता या कॉन्ग्रुएंसी। तो आपको ये समझ में आ गया होगा कि RHS कॉन्ग्रुएंसी भी होती है और आपको इसे ध्यान रखना है। तो अब यहां पर एक प्रश्न दिया गया है कि त्रिभुज में यहां पर जो BD है वो AC पर लंब है और CE आपका AB पर लंब है और आपको ये दो भुजाएं बराबर दी हैं। कौन सी? BD बराबर दी है EF के, BD CE के बराबर दी है। तो अब आपको बताना है ये त्रिभुज कौन से? नीचे वाले, ये वाला त्रिभुज, नीचे वाला ये त्रिभुज, इसके सर्वांगसम है या नहीं, यानी DBC सर्वांगसम है ECB के, ये आपको प्रूव करना है इस सवाल के अंदर। तो चलिए करते हैं शुरू। तो यहां पर आप देखिए, लिख लीजिएगा पहले त्रिभुज DBE और त्रिभुज ECB में। तो बच्चों देखिएगा, इसको मैं कोण 1 दे लेती हूं, इसे कोण 2 दे लेती हूं। तो कोण 1 बराबर है कोण 2 के, कोण 1 कोण 2, क्यों? क्योंकि ये दोनों कैसे हैं? 90 डिग्री हैं। और ये जो CE है, CE बराबर दिया है BD के, CE बराबर BD के, ये आपको दिया है पहले से ही। और ये भुजा उभयनिष्ठ है, BC बराबर, BC क्या है बच्चों? ये आपकी उभयनिष्ठ है, यानी दोनों में कॉमन है। तो आप देखिए ये BC तो कर्ण हुआ ना, ये कर्ण है और ये 90 डिग्री आ रहा है। तो कौन सी कॉन्ग्रुएंसी लग रही है इसमें? RHS कॉन्ग्रुएंसी से त्रिभुज BEC, त्रिभुज या ऐसा ही लिख देना है आपको, त्रिभुज DBC सर्वांग सम है त्रिभुज ECB के। अब पूछा है कि भुजा EB और CD में क्या संबंध है? भुजा EB और CD में क्या संबंध है? तो आप देखेंगे जो EB है, ये EB, ये इस त्रिभुज का पार्ट है EBC का, और DC आपका DBC का पार्ट है। तो क्योंकि दोनों त्रिभुज सर्वांग सम है तो ये दोनों भी आपके बराबर हो जाएंगे, अर्थात EB बराबर हो जाएगा किसके? CD के। किससे? क्योंकि सर्वांग सम त्रिभुजों के संगत भुजाएं आपकी समान होती हैं। अब बच्चों यहां एक प्रश्न है कि ये त्रिभुज ABC दिया है, तो इसके तीनों कोणों को हम नाप लेते हैं, ठीक है? तो हमने इसे नापा तो ये आया 70 डिग्री B। अब इसको त्रिभुज को टेढ़ा कर लीजिए थोड़ा सा और D पर नापना दिखा रहे हैं आपको, D पर। तो अब जो D यानी प्रोटेक्टर, चांदा, अब आपने कौन सा वाला बिंदु लिया है इसका? ये C वाला। अब C कोण को नापा और नापने पर ये कहां जा रहा है? देखिए ये कहां जा रहा है? 100 पर जा रहा है ना, 100 पर है, ये आपका 80 पर है, आई थिंक, हाँ 80 पर है। इधर से नापेंगे ना, इधर से, तो ये आपका 80 पर आ रहा है। तो ये 80 आपने नाप लिया। अगला, जब आप A को नापेंगे तो आपको त्रिभुज को ऐसे रखना पड़ेगा, ये A है। जब आप इसे लेके जाएंगे और D पर रखेंगे, D को लेके जाइएगा और आपने नापा और आप देख रहे हैं ये कितने पे आया है? ये आया है आपका 30 पर। तो अब इन तीनों को जरा जोड़कर देखिए, इन तीनों को जोड़कर देखिए, इन तीनों कोणों का योग होगा 180 डिग्री, यानी कि त्रिभुज के तीनों कोणों को जोड़कर, देखिए 70 आया था, एक 80 आया था, एक 30 आया था, तीनों को जोड़ा 70 और 30 100, 100 और 80 180, तो तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। ये आपको बिल्कुल ध्यान में रखना है। तो इसे एक और प्रूव यहां पर किया है हमने। अब कोण A को, ये देखिए ये आपकी किताब में दिया गया है, तो कोण A को 1 मान लिया, B को 2 और C को 3। अब आपने BC के समांतर ये रेखा खींच ली है XY। तो आप देखेंगे बच्चों कि जो ये कोण 1 होगा, ये 4 के बराबर, क्योंकि Z बन रहा है, Z की आकृति बन रही है, तो कोण 1 4 के बराबर हुआ, कोण 2 कोण 5 के बराबर, क्योंकि ये भी उल्टा Z बन रहा है। और ये जो तीनों कोण हैं, ये वाले तीनों कोण, ये एक ही रेखा पर बने कोण हैं। तो ये एक ही रेखा पर बने कोण संरेखीय यानी 180 डिग्री होते हैं। तो जब आपने इन्हें जोड़ा, मैं सबको मिटा देती हूं एक बार, तो जब आपने इन सबको जोड़ा, जोड़कर 180 आना चाहिए। अब 4 की जगह रख दीजिए 1 और 5 की जगह रख दीजिए 2, तो आप पाएंगे कि कोण 1 प्लस कोण 2 प्लस कोण 3 बराबर है 180 के।
इसीलिए ये आपका प्रूव हो गया कि त्रिभुज एबीसी के तीनों कोणों को जोड़कर 180 डिग्री ही सदैव प्राप्त होगा। तो यहां पर एक सवाल है कि त्रिभुज में 130 का एक कोण दिया हुआ है और बाकी के दोनों कोण समान है, तो इनको आपको ज्ञात करना है। तो शेष कोण समान है, इन्हें एक्स एक्स मान लीजिए, और इनको जोड़कर कितना आना चाहिए? इनको जोड़कर आना चाहिए 180 डिग्री। तो 2x प्लस 130 बराबर 180, 2x बराबर, इसको यहां घटा लीजिए, ये घटाकर आएगा आपका कितना? 50 डिग्री, और x बराबर 50/2 यानी काटकर आया 25 डिग्री, यानी प्रत्येक कोण कितना है? 25 डिग्री का ही है। ये हमने पाया। अब यहां पर अच्छा बच्चों, समरूप आकृतियां क्या होती है? कई आकृतियां होती हैं जो दिखने में तो सेम होती हैं, लेकिन इनकी जो भाग है वो बराबर नहीं होते, तो ये समरूप आकृतियां कहलाती है। ये सर्वांग सम नहीं है, समरूप हैं। तो इस प्रकार से अब आज की कक्षा में हमने क्या सीखा? हमने ये सीखा था कि त्रिभुजों की रचना करना जब दो कोण, यानी कि दो कोण और एक भुजा दी हो ASA के नियम से, और इसी को हम ASA सर्वांग समता कहते हैं, जब एक त्रिभुज के दो कोण दूसरे त्रिभुज के दोनों कोण और एक भुजा के बराबर आ जाएं। और हमने क्या सीखा? हमने सीखा RHS कॉन्ग्रुएंसी, यानी एक भुजा और एक कर्ण दिया हो समकोण त्रिभुज में, तब हम इसे कहते हैं RHS कॉन्ग्रुएंसी, और इसके बारे में भी हमने आज क्लास में सीखा है। अब बच्चों, ये आपको एक असाइनमेंट दिया गया है, इसके प्रश्नों को ध्यान से देख लीजिए, इसे आपको घर से करके भी लाना है। इसमें आसान से सवाल है, त्रिभुज की रचना करनी है, और ये सवाल तो बिल्कुल मैंने आज कक्षा में कराया ही है, और ये आपको प्रूविंग का सवाल है। थोड़ा आपको हो सकता है इसमें ज्यादा दिमाग लगाना पड़े, लेकिन आप इसे कर लेंगे, मुझे पूरी आशा है। गृह कार्य में बच्चों अपनी जो अभ्यास है 13EF प्रश्न संख्या 299 से 302 पर आपको उसे करके घर से लाना है। आज की कक्षा में हमने बहुत सारी नई नई बातें सीखी। अगली कक्षा में फिर मिलेंगे और बहुत सी बातें सीखेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।